सिसकता आसमान। रात्रि का आधा प्रहर बीत चुका था। लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमाचल की सुरम्य पहाड़ियों में बसे छोटे से कस्बे रुद्रपुर के निवासी निद्रा के आगोश में खोए हुए थे, किंतु दीपा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जीवन के ऐसे मोड़ पर पहुंची थी जहां से आगे बढ़ने का रास्ता उसे नहीं सूझ रहा था। वातावरण में छाई खामोशी आने वाले तूफान का पूर्वाभास दे रही थी। दीपा ने खुली हुई खिड़की से बाहर झांका। खुले आसमान में भी उसके जीवन की भांति अंधेरा छाया हुआ था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियों के पल्ले आपस में टकराकर शोर उत्पन्न करने लगे। अपने बोझिल शरीर को समेटते हुए दीपा खिड़की के करीब पहुंची। तब तक तेज बारिश होने लगी थी। पानी की बौछारों ने उसके चेहरे को भिगो दिया। दीपा को लगा जैसे आसमान भी उसकी हालत पर सिसक उठा है। खिड़की बंद कर उसने अपने गालों पर ढुलक हुए आंसुओं को पोंछा और पास रखी कुर्सी पर ढेर हो गई। दीपा, दीपा, कहाँ हो तुम? बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे बिना ये दीप बुझ जाएगा। घर में घुसते हुए दीपक तेज स्वर में चिल्लाया। क्यों बेशर्मों की तरह चिल्ला रहे हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? दीपा ने कुर्सी से उठकर तेज स्वर में डांटा। यही सोचेगा कि दीपा के बिना दीपक और दीपक के बिना दीपा अधूरी है। दोनों जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के लिए बने हैं। दीपक ने हंसते हुए दीपा को अपनी बाहों में भर लिया। दीपा भी खिलखिलाते हुए कटी हुई बेल की भांति उसके सीने से लिपट गई। उसे दीपक की बाहों में एक अजीब सा सुकून मिलता था। मन करता था कि समय यहीं पर ठहर जाए और वो हमेशा यूं ही दीपक के सीने से लिपटी रहे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से दीपा चौंक पड़ी। इसका मतलब वो लखनऊ में दीपक की बाहों में नहीं, बल्कि रुद्रपुर के कॉटेज में लकड़ी की इस कुर्सी में समाई हुई थी। आगे बढ़कर उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सामने उसकी माँ की बचपन की दोस्त मालती जोशी खड़ी थी। बेटा, बहुत तेज़ तूफान आया है, खिड़कियाँ बंद कर लेना। मालती जोशी ने तेज हवा से उड़े जा रहे अपने आंचल को संभालते हुए कहा। फिर बोली, किसी चीज़ की कमी हो तो निसंकोच बता देना। ठीक है, दीपा ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दीपा एक बार फिर कुर्सी पर ढेर हो गई। कमी, यह एक छोटा सा शब्द कितना बड़ा होता है ये दीपा ही जानती है। बचपन से पिता की कमी, दूसरों के कपड़े सिलकर उसे पढ़ा रही माँ के हाथों में पैसे की कमी, इतनी बड़ी दुनिया में अपनों की कमी। जब से होश संभाला था उसने कमी ही कमी देखी थी। अभावों से भरी उसकी दुनिया में खुशियों की सौगात लेकर दीपक एक धूमकेतु की तरह आया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए हुए उसे 1 महीना ही बीता था कि वहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दीपक उससे 2 वर्ष सीनियर था। वो बहुत ही प्रभावशाली वक्ता था। 2 वर्षों से वही इस प्रतियोगिता में प्रथम आ रहा था। इस बार भी सभी को उसी से प्रथम आने की उम्मीद थी। इस बार फाइनल में दीपक और दीपा आमने सामने थे। मुख्य अतिथि ने स्टेज पर रखे छोटे से बॉक्स में से एक पर्ची निकाली। इस बार का विषय था दहेज, आज के समाज की आवश्यकता या अभिशाप। दीपा हल्का सा मुस्कुराई, फिर मुख्य अतिथि की ओर मुड़ते हुए बोली, सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं दहेज के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बोलना चाहती हूँ। पहले इसे आज की आवश्यकता और फिर अभिशाप सिद्ध करना चाहती हूँ। मुख्य अतिथि ने दीपा को दोनों ही विषयों पर बोलने की अनुमति दे दी। दीपा ने पहले दहेज की आवश्यकता पर बोलना शुरू किया, फिर कैरियर प्रारंभ करने वाले दंपतियों के आरंभिक जीवन की कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए उसने उसके सुखमय जीवन के लिए दहेज की आवश्यकता के पक्ष में इतने अकाट्य तर्क दिए कि एक बार लगने लगा कि वास्तव में दहेज अभिशाप नहीं है, बल्कि बदलते हुए समाज की आवश्यकता है। इसके बाद उसने दहेज को अभिशाप बताते हुए जब बोलना शुरू किया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दीपा ने जब बोलना समाप्त किया तो तालियों की जो गड़गड़ाहट आरंभ हुई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी।
कुछ देर बाद संचालक ने जब दीपक का नाम पुकारा तो मंच पर पहुंचा। उसने पहले दीपा को घूर कर देखा, फिर उपस्थित जन समुदाय पर दृष्टि दोहराते हुए बोला, मेरी प्रतिद्वंदी ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दीपा लखनऊ विश्वविद्यालय के आकाश में दीप्तिमान एक सूर्य है और सूर्य को दीपक दिखाने की धृष्टता यह दीपक नहीं कर सकता। निर्णायकों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता का प्रथम और द्वितीय दोनों ही पुरस्कार मेरी इस अद्वितीय प्रतिभा संपन्न प्रतिद्वंदी को दे दें। पूरा सभागार एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन दीपा और दीपक की हुई पहली मुलाकात जल्द ही गहरी मित्रता और फिर प्यार में परिवर्तित हो गई। दीपा को लगता था जैसे वे दोनों जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विश्वविद्यालय से निकलने के पश्चात गोमती के तट पर बैठकर दोनों भावी जीवन के सपने बुनते रहते। दीपा जब बीएससी के फाइनल में पहुंची तब दीपक ने एमएससी पास कर ली और पीएचडी की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। दीपक ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, लेकिन दीपा ने हमेशा की तरह सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। घंटों लाइब्रेरी में घुसे रहना उसका प्रिय शौक था। एक बार दीपक 2 दिन नजर नहीं आया। तीसरे दिन जब मिला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कारण पूछने पर उसने बताया कि काफ़ी मेहनत करने पर भी उसे अपने एक विषय से संबंधित आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद दीपा लाइब्रेरी चली गई। 1 घंटे बाद जब वापस लौटी तो उसके हाथ में एक कागज़ था। उसे पढ़ते ही दीपक खुशी से उछल पड़ा। तुम ये आंकड़े कहाँ से लाई? इन्हें ढूंढने के लिए तो मैंने कई पुस्तकालयों की खाक छान मारी थी। जनाब, पुस्तकालयों की खाक छानने से कुछ नहीं होता। कुछ ढूंढने के लिए वहाँ रखी किताबों को चाटना पड़ता है। दीपा हंसते हुए बोली, किताब चाटना तो तुम दीमकों का काम है, मैं तो कुछ और चाटूंगा। दीपक का सर गंभीर हो उठा। क्या? दीपा ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को ऊपर उठाया। अपने पथ प्रदर्शक के सिंदूरी गाल। दीपक ने प्रणय चिन्ह के रूप में प्रथम चुंबन दीपा के गालों पर अंकित कर दिया। दीपा का सर्वस्व कांप उठा और अधर कँपकपाए। दीपक, ये क्या शरारत है? आज से तुम मेरी गुरु हुई, और ये शरारत नहीं बल्कि मेरी गुरु दक्षिणा है। दीपक शरारत से मुस्कुराया। अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरे चरण स्पर्श करो। तुम्हारे चरण स्पर्श भी किए जाएंगे, लेकिन यह पुनीत कार्य मैं नहीं बल्कि हमारे बच्चे करेंगे। दीपक ने तर्जनी से दीपा के चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दीपा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी शादी अगर होगी तो तुम्ही से होगी। दीपक बोला। उस दिन के बाद से उसने दीपक के शोध की आधी जिम्मेदारी उठा ली थी। वो लाइब्रेरी से खोज कर आंकड़े और संदर्भ जुटाती और दीपक उन्हें मनचाहा रूप दे देता। दीपा की मेहनत से उसका शोध ग्रंथ बहुत जल्दी ही पूरा हो गया था। दीपा की माँ भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। मन ही मन उन्होंने दीपक को अपना दामाद स्वीकार कर लिया था। दीपा की प्रेरणा से उसने अपने शोध ग्रंथ को अमेरिका के एक जर्नल में छपने भेजा था। इस बीच उसने एक कंप्यूटर भी खरीद लिया था। शोध ग्रंथ छपते ही दीपक के ईमेल पर बधाइयों का तांता लग गया। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में एवं वैज्ञानिक संस्थाओं ने उसे उच्च शोध करने के लिए स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव भी भेजा था। दीपा के समझाने पर दीपक ने एक विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप स्वीकार कर ली। अमेरिका जाने से पहले दीपक अपना कंप्यूटर दीपा को दे गया था। वहां पहुंचते ही उसने दीपा को ईमेल किया। अमेरिका की भव्यता, वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी और अपनी खुशियों का वर्णन करने के बाद उसने दीपा की प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। उसका हर ईमेल प्यार की खुशबू से सराबोर रहता। दीपा एमएससी फाइनल में पहुंच चुकी थी। हमेशा की तरह इस बार भी प्रथम आने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। तभी एक दिन दीपक का ईमेल मिला। उसने लिखा था, दीपा, यहाँ की ज़िंदगी बहुत कठिन है। मैंने अभी तक तुम्हें सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन अब लगता है मुझे अपनी रिसर्च बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। दरअसल स्कॉलरशिप में यहाँ का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ रही है। इसमें इतना थक जाता हूँ कि रिसर्च का काम पिछड़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय से मुझे चेतावनी भी मिल चुकी है। अगर तुम चाहो तो मुझे इस परेशानी से बचा सकती हो। ईमेल पर दीपा व्यथित हो उठी। उसने
फौरन उत्तर भेजा, दीपक तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये संकोच कैसा? अधिकार पूर्वक बताओ कि मुझे क्या करना है। दो घंटे बाद ही ईमेल पर दीपक का उत्तर आया, मैं यहाँ की कुछ लाइब्रेरीज के ईमेल एड्रेस और अपने रिसर्च के टॉपिक्स भेज रहा हूँ। यहाँ की लाइब्रेरी की सारी पुस्तक इंटरनेट पर उपलब्ध है। तुम हमारे टॉपिक से संबंधित सामग्री डाउनलोड करके अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर ईमेल से भेज दो। कुछ सामग्री तुम वहाँ की लाइब्रेरी से भी ले सकती हो। तुम्हें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन प्लीज़ मेरे वास्ते इतना कर दो, मैं अपने शोध ग्रंथ पर अपने साथ तुम्हारा नाम भी संयुक्त रूप से दूंगा। 15 दिनों तक लगातार मेहनत कर दीपा ने एक टॉपिक पर रिपोर्ट तैयार की और उसे ईमेल से दीपक को भेज दिया। अंत में उसने लिखा था, शोध ग्रंथ पर मेरा नाम देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ करके मुझे आंतरिक खुशी होती है। उसी दिन दीपक का उत्तर आया, इराक युद्ध के बाद अमेरिका की वीज़ा मिलना बहुत कठिन हो गया है। अगर शोध ग्रंथ पर तुम्हारा नाम रहेगा तो तुम्हें आसानी से वीज़ा मिल जाएगा और तुम आराम से हमारे पास आ सकती हो। दीपा का मन मयूर नाच उठा, उसका श्रम सार्थक हो गया। उसके बाद ये क्रम ही बन गया। दीपक एक एक करके टॉपिक्स भेजता रहा और उसके प्यार में डूबी दीपा पूरी मेहनत से उन पर रिपोर्ट तैयार करके अमेरिका भेजती रही। इन सब से उसकी पढ़ाई बुरी तरह चौपट हो गई और उसे फाइनल की परीक्षा छोड़नी पड़ी, किंतु उसे इसका अफसोस न था। एक दिन उसने दीपक के शोध ग्रंथ के अंतिम चैप्टर को टाइप करके ईमेल किया ही था कि उसकी पुरानी सहेली हिमानी आ गई। बीएससी करने के बाद उसकी शादी एक कंप्यूटर इंजीनियर से हो गई थी और वो उसी के साथ अमेरिका चली गई थी। हिमानी को देख दीपा उसके गले से लिपट गई। दोनों काफ़ी देर तक अपनी पुरानी सहेलियों के बारे में बातें करती रही। अचानक दीपा ने कहा, तुझे अपने कॉलेज के दीपक की याद है? वो आजकल अमेरिका में ही है, कभी उससे मुलाकात हुई कि नहीं? अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। उसकी और उसकी बीबी के लिखे रिसर्च पेपर की तो अमेरिका जर्नल में धूम मची हुई है, हिमानी ने बताया। दीपक के रिसर्च पेपर की तो धूम हो सकती है, लेकिन उसकी बीबी बीच में कहाँ से आ गई? दीपक की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, दीपक की शादी अभी नहीं हुई है, दीपा ने डूबते स्वर में कहा। उसे अपना ही स्वर अनजाना सा जान पड़ा। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हम लोग एक ही शहर में रहते हैं। महीने के अंतिम शनिवार को वहाँ के सारे भारतीय एक साथ वीकेंड मनाते हैं, तब वो नीलोफर के साथ वहाँ आता है, हिमानी ने बताया। तू कहीं किसी दूसरे दीपक की तो बात नहीं कर रही? दीपा ने तिनके का सहारा लेने की कोशिश की। हिमानी की बात सुन उसे अपना कलेजा बैठता हुआ सा महसूस हो रहा था। अरे मैं उसी दीपक की बात कर रही हूँ जिसके साथ हुई वाद विवाद प्रतियोगिता में तुझे प्रथम और द्वितीय दोनों ही पुरस्कार मिले थे और जिसके साथ तुम्हारे इश्क की हल्की फुल्की अफवाह भी उड़ी थी, हिमानी ने जोर देकर बताया। अब कहने सुनने को कुछ शेष न बचा था। सारे सपने रेत की महल की तरह ढह गए। हिमानी तो चली गई, लेकिन एक ऐसा बवंडर छोड़ गई थी जिसमें फंसी दीपा को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह अस्तित्वहीन सी होकर रह गई थी। क्या उसका दीपक उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है? मन के किसी कोने में अभी भी आशा की एक किरण शेष थी। कुछ सोचकर दीपा ने इंटरनेट पर इंडियन रिसर्च एवं डेवलपमेंट सोसाइटी नई दिल्ली नाम की एक काल्पनिक संस्था के नाम से नया ईमेल एड्रेस तैयार किया। दीपक और नीलोफर के पेपर्स की भूरी भूरी प्रशंसा करने के बाद उसने दीपक को अपनी पत्नी के साथ संस्था के वार्षिक समारोह में आने का निमंत्रण भेज दिया। उसने दोनों को आने जाने का टिकट देने का वायदा भी कर लिया था। पूरी रात करवटें बदलती बीती। अगली सुबह जब उसने इंडियन रिसर्च एवं डेवलपमेंट सोसाइटी का ईमेल खोला तो दीपक का संदेश मुँह चिढ़ा रहा था। उसने पत्नी के साथ आने की सहमति भेज दी थी। इतना बड़ा धोखा! दीपा का अंतर्मन घृणा से भर उठा। उसे दीपक की शादी का इतना अफसोस न था जितना इस बात का था कि दीपक ने उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उसने हर तरह के शोषण की बात सुनी थी, लेकिन इतना बड़ा मानसिक शोषण! दीपक के प्यार में डूबी वो अपना कैरियर बर्बाद कर पेपर्स तैयार करती रही
और उनके आधार पर वो वहाँ ऐश कर रहा है। दीपा का चेहरा आंसुओं से भीग उठा। वो जितना सोचती निराशा के गर्द में उतना ही डूबती जाती। माँ की अनुभवी आंखों ने जल्द ही बेटी का दर्द भांप लिया। सच्चाई जान एक बारगी उन्हें भी दुनिया उजड़ती नजर आई, किंतु अपने को संभालते हुए उन्होंने दीपा को समझाया, तेरी जूठन चाटू इतना बड़ा आदमी बन गया है, तू सोच क्या बन सकती है। पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, जो हुआ उसे भूल, अपनी पढ़ाई में जुट जा। तुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां देखने में भी दीपक को डर लगेगा। समझाना बहुत आसान है, किंतु जिसके ऊपर बीतती वही जानता है कि दर्द क्या होता है। फिर भी माँ की बातों ने दीपा को बहुत सांत्वना दी। वो दीपक को तो नहीं भूल पाई, लेकिन उसने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। अगले वर्ष उसने एमएससी की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वोच्च अंक लेकर उत्तीर्ण की। उसके बाद तो सफलता जैसे पंख फैलाकर उसकी स्वागत कर रही थी। जिस समर्पण एवं तन्मयता से उसने दीपक का शोध ग्रंथ तैयार किया था, उससे दुगुनी शक्ति से वो अपना शोध ग्रंथ तैयार करने में जुट गई। उसकी मेहनत रंग लाई। यूजीसी ने उसके शोध ग्रंथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ शोध ग्रंथ घोषित किया। इस बीच उसके कई पेपर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके थे। उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो विश्व बैंक ने उसे हिमाचल प्रदेश में होने वाली अपनी एक परियोजना की तकनीकी सलाहकार नियुक्त कर दिया। समय बड़े से बड़े घावों को भर देता है। दीपा ने अब तक दीपक की यादों को अपने अंतर्मन से उखाड़ फेंका था। एक बुरे स्वप्न के अलावा दीपक का अब उसकी जिंदगी में कोई अस्तित्व न था। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए विश्व बैंक की टीम शिमला आ रही थी। प्रारंभिक की तैयारी करने के लिए दीपा को एक दिन पहले वहां पहुंच गई। उसकी मां की बचपन की सहेली मालती जोशी शिमला से 5 किलोमीटर दूर रुद्रपुर में रहती थी। उनके आग्रह पर वह शिमला के किसी होटल के बजाय रुद्रपुर में रुक गई थी। आज फाइल में उसने जब विश्व बैंक के टीम के मुखिया का नाम पढ़ा तो चौंक पड़ी। दीपक मल्होत्रा, यही वो नाम था जिसे दीपा सपने में भी याद नहीं करना चाहती थी, किंतु सुस्वाद व्यंजनों के बीच मुंह में आ गए कंकर की भांति ये नाम मुंह चिढ़ा रहा था। कुछ सोचकर उसने विश्व बैंक के स्थानीय प्रतिनिधि हेमंत गुलाटी से पूछा, आप विश्व बैंक की टीम को रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाएंगे, लेकिन उन्हें पहचानेंगे कैसे? मैडम, मैंने ईमेल से उनकी फ़ोटो मंगवा ली है, हेमंत गुलाटी ने मुस्कुराते हुए जानकारी दी। क्या मैं वो फ़ोटो देख सकती हूँ? दीपा ने धीमे स्वर में पूछा। किसी अनहोनी की आशंका से उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। हेमंत गुलाटी ने एक फाइल से फ़ोटो निकालकर दीपा की ओर बढ़ाई। दीपा ने कांपते हाथों से फ़ोटो को थाम लिया। उसकी आशंका सही साबित हुई। 7 सदस्यीय टीम के बीचों बीच नीलोफर के साथ दीपक खड़ा था। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। तो इस परियोजना पर उसे दीपक के साथ काम करना पड़ेगा। वो दीपक जिसने उसका ऐसा शोषण किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं। प्यार में अक्सर लोग साथी के तन को अपवित्र कर देते हैं, लेकिन दीपक ने तो उसके मन को अपवित्र कर दिया था। क्या उसका अंतर्मन मन के शोषक का सामना करने के लिए तैयार है? शायद नहीं। वो तो दीपक की यादों से भी अपने को दूर रखना चाहती है, उसके मनहूस साये से भी अपने को बचाना चाहती है। फिर उसके साथ काम कर पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दीपा के माथे पर पसीने बूंदें चुचुआने लगी। मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है? हेमंत गुलाटी ने दीपा के पीले पड़ गए चेहरे को देखते हुए पूछा। उत्तर देने के बजाय दीपा ने मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाकर होठों से लगा लिया। एक ही सांस में उसने गिलास खाली कर दिया, किंतु मन की अग्नि को शांति नहीं मिली। वो कपकपाते हाथों से गिलास मेज पर रखते हुए बोली, मिस्टर गुलाटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रुद्रपुर जा रही हूँ। मैडम, कल 11 बजे मीटिंग है, आप थोड़ा पहले आकर फाइल देख लीजिएगा, हेमंत गुलाटी ने कहा। मैं नहीं आ सकूंगी, आप स्वयं सब संभाल लीजिएगा, दीपा ने कहा। इससे पहले कि हेमंत गुलाटी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते, वो अपना पर्स उठा तीर की तरह वहाँ से निकल गई। विश्व बैंक की परियोजना से सलाहकार के रूप में जुड़कर वो बहुत प्रसन्न थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद मिल जाना निश्चय ही सौभाग्य की बात थी। सफलता के द्वार पर उसके स्वागत के लिए खुले हुए थे, किंतु अब इस पद पर कार्य कर पाना संभव न था। रुद्रपुर आकर उसने अपना त्यागपत्र लिख डाला।
किंतु इससे उसके मन को शांति नहीं मिली। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। मालती जोशी ने गोली दी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वो चुपचाप कमरे में पड़ी रही। धीरे धीरे रात हो गई। आसमान में छाई काली चादर की भांति उसके जीवन में भी कालिमा छा गई थी। कल सुबह होते ही वो शिमला से दूर चली जाएगी, उसने मन ही मन निर्णय लिया। अचानक तेज गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं गूंज उठी। इसी के साथ चमकी बिजली से आसपास की पहाड़ियां रोशनी से नहा उठी। क्षण भर के लिए ही सही, किंतु उच्च शिखर की ओर जा रही पगडंडी अंधकार का सीना चीर जगमगा उठी। तो क्या उसके जीवन मार्ग के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं? उसमें रोशनी का कोई किरण शेष नहीं बची है। दीपा की सोच को झटका लगा। इस अंधकार से बचकर वो कहाँ जाएगी? जहाँ जाएगी क्या पराजय का दंश उसे चैन से जीने देगा? झंझावातों से मुंह मोड़ लेने पर क्या मन को शांति मिल जाएगी? क्या पलायन समस्या का हल है? यदि नहीं तो फिर वो पलायन क्यों करे? सिर्फ इसलिए कि वो एक स्त्री है, कमज़ोर है, उसका शोषण हुआ है। स्त्री होना और अनजाने में शोषित होना कोई अपराध नहीं है। अगर अपराध है तो शोषण का प्रतिकार न करना अपराध है, कायरता दिखाना अपराध है। नहीं, वो कायर नहीं है। पूरी शक्ति के साथ वो दीपक का सामना करेगी, अडिग, अविचल और अजय रहेगी। अगर परिस्थितियों से भागना है तो दीपक भागेगा, वो नहीं। दीपा ने निर्णय लिया। उसका आत्मविश्वास एक बार फिर जाग उठा था। पर्स खोलकर उसने त्यागपत्र निकाला और उसे फाड़ कर हवा में उछाल दिया। बाहर आया तूफान शांत हो चुका था। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंकों ने बाहें फैलाकर उसके निर्णय का स्वागत किया। अपनी बिखर गई लटों को समेटते हुए वो बिस्तर पर आकर लेट गई। अगले दिन वो जानबूझकर बैठक कक्ष में देरी से पहुंची। दीपक बैठक का संचालन कर रहा था। दीपा ने हल्की सी दस्तक देकर दरवाज़ा खोला। आहट पा सभी दरवाजे की ओर देखने लगे। दीपा ने पहले दायां पैर भीतर रखा, फिर मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ने लगी। उसे देख दीपक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दीपा से इन परिस्थितियों से मुलाकात हो सकती है। मिस्टर दीपक, आई एम दीपा रस्तोगी, इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल एडवाइज़र। भरपूर आत्मविश्वास के साथ दीपा ने हाथ आगे बढ़ाया। दीपक कसमसा कर रह गया। दीपा से हाथ मिलाने का साहस करना तो दूर, वो उसकी ओर देख पाने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा था। कम ऑन मिस्टर दीपक, हमें इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना है, इसलिए हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। दीपक की हालत देख दीपा विजयी मुद्रा में मुस्कुराई। अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करने का असफल प्रयास करते हुए दीपक ने कपकपाता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। दीपा ने उसे थाम गर्मजोशी से हिलाते हुए कहा, मेरे रहते आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आंकड़े भी जुटा लूँगी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर दूँगी। बस उस पर नाम हम दोनों का होना चाहिए। सड़ाक 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 जैसे नंगी पीठ पर कोरे बरसाए जा रहे हों। दीपक का सर्वांग सूखे पत्ते की भांति काँप उठा। उसकी जुबान तालू से चिपक कर रह गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। दीपा ने उसके चेहरे पर उपेक्षा भरी दृष्टि डाली और इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर आ बैठी। उसने कुर्सी की पुश्त पर पीठ टिकाकर उसे हल्का सा पीछे किया और भरपूर आत्मविश्वास के साथ बोली, मिस्टर दीपक, बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता है, इसलिए उसे बर्बाद करने के बजाय आज की बैठक की कार्रवाई शुरू कीजिए। दीपक के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिसकता आसमान अंगारे बरसाने लगा था। उसकी तपिश में झुलसने के अलावा और कोई चारा न था।